बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन एमएस एक्सेस। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेटाबेस होती क्या है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड कंपैक्ट मैनर इज कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस एक मुतलका डाटा, रिलेटेड डाटा, डाटा कहते हैं किसी भी किस्म की मालूमात को। रिलेटेड डाटा का मतलब क्या है? ऐसी मालूमात जिनका ताल्लुक एक दूसरे के साथ हो। मिसाल के तौर पर अगर हम एक स्टूडेंट के बारे में या एक कॉलेज की डेटाबेस बना रहे हैं और स्टूडेंट का डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक डेटाबेस के अंदर उस स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा जो है वो मौजूद होगा। उसमें किसी शुगर मिल का डाटा नहीं होगा कॉलेज की डेटाबेस में। तो कॉलेज की डेटाबेस है तो कॉलेज से रिलेटेड डाटा होगा, कॉलेज के जितने भी एंटिटीज कॉलेज के अंदर होंगी उनसे रिलेटेड डाटा होगा। तो रिलेटेड का मतलब है ऐसा डाटा जो आपस में ताल्लुक रखता हो। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज का मतलब है मुनज्जम हो। कॉम्पैक्ट मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीकाकार। कि क्या कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? कि कम जगह पर ज्यादा डाटा स्टोर, यानी इस तरीके से मुनज्जम होता है कि डाटा बार बार नहीं लिखा जाता। एक डाटा को एक दफा लिखा जाता है और कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर होता है। ये मतलब होता है कंपैक्ट का। ए डेटाबेस इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ऐसी डेटाबेस जिसमें डाटा टेबल्स की शक्ल में स्टोर होगा। यानी डाटा तो होगा, मालूमात तो होगी, लेकिन किस शक्ल में स्टोर होंगी? वो टेबल्स के अंदर स्टोर की गई होंगी मालूमात। और रिजल्ट ऑफ क्यूरी इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और जब उस पर क्यूरी लगाई जाएगी, क्यूरी क्या होती है? कमांड होती है जो टेबल्स पर या डेटाबेस पर अप्लाई की जाती है। मसलन डाटा इंसर्ट करना हो तो भी क्यूरी लगाई जा सकती है, डाटा डिलीट करना हो तो भी एक क्यूरी लगाई जा सकती है। क्यूरी एक एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये कमांड होती है। डाटा को स्पेलिंग वगैरह चेंज करने हो या करेक्शन करनी हो, अपडेट करना हो, या डाटा को डेटाबेस में से किसी मखसूस डाटा को सर्च करना हो, तो इसके लिए डिफरेंट किस्म की कमांड्स लिखी जाती हैं जिन्हें क्यूरीज कहते हैं। तो जब भी डेटाबेस पर क्यूरी अप्लाई की जाती है, उस क्यूरी का जो रिजल्ट होता है वो भी उस क्यूरी का रिजल्ट वो भी टेबल की सूरत में अगर जाहिर हो, तो ऐसी डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। आजकल जितनी भी डेटाबेस बनाई जा रही हैं वो सारी की सारी रिलेशनल डेटाबेस ही है मोस्टली, तकरीबन मोस्टली ज्यादा से ज्यादातर वो रिलेशनल डेटाबेस होती हैं, क्योंकि मोस्टली डाटा जो है वो डेटाबेस टेबल्स में स्टोर हो रहा होता है और क्यूरी का रिजल्ट जो है वो भी टेबल की शक्ल में आ रहा होता है। टेबल क्या होती है? जैसे मैंने अब यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, ये एक टेबल दिखाई गई है। टेबल इज आल्सो कॉल्ड रिलेशन। डेटाबेस की लैंग्वेज में टेबल रिलेशन भी कहलाता है। टेबल इज आल्सो यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा। टेबल का काम क्या होता है? डाटा को स्टोर करना। पहला काम टेबल किस लिए? ये टेबल दिखाई गई है एक साइड पर, तस्वीर में दिखाई गई है यहाँ पर। तो ये डाटा को स्टोर भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है डाटा को। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज इज कॉल्ड टेबल। कॉलम और रोज की इंटरसेक्शन को या कलेक्शन को टेबल कहते हैं। यानी कॉलम और रोज से मिलने से टेबल बनती है। कॉलम्स आर आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड। कॉलम्स को एट्रीब्यूट भी कहते हैं और फील्ड्स भी कहते हैं। रोज आर आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड्स और टुपल। रोज को रिकॉर्ड्स या टुपल भी कहते हैं। जैसे इस टेबल में देखें, ये रोल नंबर का एक कॉलम है। इस रोल नंबर को हम कहेंगे कि ये कॉलम भी है, एट्रीब्यूट भी है, फील्ड भी है। एस नेम, ये आगे एस नेम लिखा हुआ है। एस नेम से मुराद है स्टूडेंट नेम, तो ये स्टूडेंट नेम का कॉलम है। इसी तरह इस कहेंगे या स्टूडेंट नेम की फील्ड है या स्टूडेंट नेम का एट्रीब्यूट है। डीओबी से मुराद है डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, मार्च का कॉलम है। और ये 1004 आमिर 23/6/1991 780, और ये जो लिखी हुई है हॉरिजॉन्टल, ये रोज है। ठीक है, कॉलम्स वर्टिकल होते हैं, जैसे रोल नंबर का कॉलम है, नेम का, डेट ऑफ बर्थ का, मार्च का कॉलम है। और ये जो है हमारे पास रोज है हॉरिजॉन्टल। 1001 असद 2490 850, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। तो अब ऑर्गेनाइज का मतलब समझें। ऑर्गेनाइज का मतलब तरतीब शुदा नहीं होता, सीक्वेंस नहीं होता।
ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि जो रोल नंबर का कॉलम है उसके नीचे रोल नंबर्स ही लिखने या नेम नहीं लिखने। रोल नंबर के नीचे रोल नंबर्स आएंगे, तरतीब चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ गौर से देखें, ये ऑर्गेनाइज्ड इस शक्ल में भी ऑर्गेनाइज्ड, हालांकि 1004 रोल नंबर पहले लिखा हुआ है, 1001 बाद में लिखा है, फिर 1003, फिर 1004, ये सॉर्टेड नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ये अब भी है। सॉर्टेड और चीज होती है, ऑर्गेनाइज्ड और चीज। ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट नेम का कॉलम है तो उसके नीचे स्टूडेंट नेम ही आएंगे, चाहे तरतीब कुछ भी हो। डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ भी आएगी, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ किसी तरतीब में है या नहीं है। मार्क्स का कॉलम है, उसके नीचे मार्क्स ही आएंगे, जरूरी नहीं है ये मार्क्स तरतीब से हो, वो किसी भी तरतीब से हो सकते हैं। तो ये अभी भी ऑर्गेनाइज्ड है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड है और ये टेबल भी ऑर्गेनाइज्ड ही है। हालांकि यहाँ पे मार्क्स जो है वो तरतीब, ये रोल नंबर तरतीब से लिखे हुए, यहाँ रोल नंबर तरतीब से नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों टेबल ऑर्गेनाइज्ड ही है। अब आ जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे डीबीएमएस भी हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर। याद रखें, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है, दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस, जो डेटाबेस को बनाने के और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखना, डीबीएमएस एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। अब मैनेज करने का मतलब क्या है? मैनेज, डेटाबेस को मैनेज, क्रिएट का मतलब तो हो गया कि डेटाबेस एक मरतबा बना ली, टेबल्स बना ली। एक डेटाबेस में एक टेबल्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा टेबल्स भी हो सकती हैं। अगर मैनेज करने का मतलब क्या कि यूजर कैन इंसर्ट डाटा, यूजर डाटा इंसर्ट कर सकता है, किस में? डेटाबेस में। अपडेट कर सकता है, सर्च कर सकता है डाटा को, कहां से? डेटाबेस से। एंड परफॉर्म अदर ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस, और डेटाबेस पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है। यानी इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ठीक है, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, इसकी सहूलत कौन प्रोवाइड करता है? डीबीएमएस प्रोवाइड कर। यानी डीबीएमएस की मदद से आप डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, डीबीएमएस की मदद से आप डेटाबेस को के अंदर डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डीबीएमएस की मदद से आप डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं डेटाबेस में, डीबीएमएस की मदद से आप सर्च भी कर सकते हैं डेटाबेस से। तो डीबीएमएस क्या आपके यूजर को इस काबिल बनाता है कि वो डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। डीबीएमएस के एग्जांपल्स कौन सी हैं? जैसा कि एमएस एक्सेस है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है। ये इंपॉर्टेंट जो हैं वो किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को हम डीबीएमएस के, यानी ओरेकल डेटाबेस नहीं है, डीबीएमएस है, यानी डेटाबेस बनाने वाला सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेस डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस बनाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसी तरह एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस बनाने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। अब हम एक छोटी सी डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पर एमएस एक्सेस का सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल करना होगा। तो हमारे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं है तो इसको आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, ये इंटरनेट से भी डाउनलोड किया जाता है। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये ऊपर ऊपर टाइटल बार पर लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटाबेस बनाएंगे। आपने क्या करना है? न्यू ब्लैंक डेटाबेस, ये सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लिक करना है ब्लैंक डेटाबेस पर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फाइल नेम, ये राइट साइड पर नीचे आ जाएं, यहाँ डाटा फाइल नेम लिखा हुआ आ रहा है। फाइल नेम के नीचे आप इसने यही नाम रहने दें, डेटाबेस 1-2, ये भी ठीक है बाय डिफॉल्ट नेम। और अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो नाम चेंज भी कर सकते हैं। हम फर्ज करें कॉलेज के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। अब का ये डेटाबेस सेव कहाँ पर हो रही है? ये जो फोल्डर का आइकन नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ से सी ड्राइव, डी ड्राइव, यहाँ एफ ड्राइव, कोई भी आप ड्राइव सेलेक्ट कर लें और ओके पर क्लिक कर लें। जैसे हमने यहाँ से एफ ड्राइव सेलेक्ट कर ली है, एफ ड्राइव यहाँ से क्लियर नजर आ रहा है, और ओके पर फाइल नेम क्या है? कॉलेज, और ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आकर आप गौर से देखें इस जगह पर
कि college.accdb कॉलेज डेटाबेस का नेम हो गया और accdb इसकी एक्सटेंशन हो गई। acc से मुराद है एक्सेस, db से मुराद है डेटाबेस, ये इसकी एक्सटेंशन। और ये नीचे f ड्राइव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये एफ ड्राइव पर सेव हो रही है। ये नीचे क्रिएट का बटन है, इस क्रिएट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टेबल 1, ये बाय डिफॉल्ट पहले से टेबल बनी बनाई आ रही है, हमने इसी टेबल को चेंज करना है, इसका नाम और इसके कॉलम्स के नाम को चेंज करना है। इस टेबल 1 पर आपने माउस इसके ऊपर ले जाना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ रही है डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये लिखा हुआ आ रहा है टेबल नेम, तो यहाँ पर आपने टेबल का नेम लिखना है। टेबल नेम हम लिख देते हैं रिजल्ट और ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब देखें रिजल्ट के नाम की टेबल बन गई है, उसमें ये फील्ड नेम, ये रिजल्ट के नाम की टेबल है, फील्ड कहते हैं कॉलम को, यानी कॉलम्स के नाम। यहाँ पर आपने कॉलम्स के नाम लिखने हैं और यहाँ पर हर कॉलम की डाटा टाइप। अब जैसे ये आईडी हम इसे हम खत्म कर देते हैं, रोल नंबर, रोल नंबर को हम क्या बना देते हैं, ये पहला कॉलम के तौर पर आ गया। रोल नंबर की डाटा टाइप क्या होगी, ये नंबर होगी, ये नंबर, ये डाटा टाइप, यानी रोल नंबर के नीचे जो है ये इसकी डाटा टाइप हमने नंबर सेट कर दी है, ये हम सेट कर रहे हैं डाटा टाइप। यहाँ पर कॉलम्स के नाम और यहाँ पर डाटा टाइप। अब यहाँ रोल नंबर याद रखें, ये देखें यहाँ पर ये की आ रही है, ये इस पर क्लिक करें, ये प्राइमरी की। अब ये की खत्म हो गया, नहीं रोल नंबर प्राइमरी की नहीं है। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ प्राइमरी की पर क्लिक कर दें और ये की यहाँ पर, ये चाबी यहाँ पर अपेयर हो जाएगी, इसका मतलब है रोल नंबर को आपने प्राइमरी की बना दी है। एक बात आपने और याद रखनी है कि जब भी कॉलम का नाम लिखेंगे जैसे रोल नंबर, तो रोल कर लिखने के बाद स्पेस नहीं देनी, रोल और नंबर को आपने मिलाकर लिखना है। रोल नंबर के यानी कॉलम के नाम में कभी भी स्पेस नहीं आती। अब नीचे यहां पर आ जाए, ये लिखा हुआ है फील्ड साइज, लॉन्ग इंटीजर लिखा हुआ है, तो आपने यहां पर राइट पर क्लिक करके ये इंटीजर सेलेक्ट कर लेना है। लॉन्ग इंटीजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका रोल नंबर बहुत बड़े फिगर्स में है। अब यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू, ये डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं कि अगर आप कोई भी वैल्यू एंटर ना करें तो जो भी फर्ज आमतौर पर डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ 0 लिख देते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि आप जब कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे, अगर बाई डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू एंटर ना करें तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 अपेयर होगी टेबल में। ये वैलिडेशन रूल, ये बहुत अहम चीज है। और वैलिडेशन टेक्स्ट, वैलिडेशन रूल को हम कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट या इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी बोल देते हैं। तो हमने रोल नंबर, यहां से देखें ऊपर हमने रोल नंबर पर क्लिक किया हुआ है, तो इसका वैलिडेशन रूल, हर कॉलम का वैलिडेशन रूल अलहदा से लिखा जा सकता है, ज्यादातर जिनकी डाटा टाइप नंबर हो। जैसे वैलिडेशन रूल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 51। इसका मतलब क्या है वैलिडेशन रूल, कि रोल नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 51 से छोटी, यानी 1 से 50 तक। ये वैलिडेशन रूल हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं। फिर सुन लें, इनको कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स या इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी कह देते हैं वैलिडेशन रूल को। अब वह है वैलिडेशन टेक्स्ट। अगर कोई रोल नंबर जब हम एंटर करेंगे और वो इस रेंज से इस कंडीशन पर, इस शर्त पर पूरा नहीं उतरेगा उस रोल नंबर की वैल्यू, तो ये वैलिडेशन की टेक्स्ट वाला मैसेज, प्लीज हम कहेंगे यहां पर लिखेंगे रॉन्ग रोल नंबर, रॉन्ग रोल नंबर, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन। यहां से अब हम दूसरा यहां पर कॉलम का नाम लिखते हैं एस नेम। एस नेम से मुराद है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम की डाटा टाइप क्या है, टेक्स्ट। अब यहां लिख देते हैं मार्क्स। मार्क्स की डाटा टाइप क्या है, आपने क्या रखनी है, नंबर। और जब डाटा टाइप नंबर रखेंगे तो मार्क्स का वैलिडेशन रूल लगाएंगे, ठीक है। हम मार्क्स फर्ज करें, अगर एफएससी के मार्क्स हैं तो एफएससी के मार्क्स 0 से लेकर 1100 तक हो सकते हैं। 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1100। ये वैलिडेशन रूल हमने मार्क्स के लिए बना दिया। WRONG रॉन्ग मार्क्स, प्लीज ट्राई AGAIN अगेन। जब भी हम मार्क्स एंटर करेंगे वो मार्क्स उस वक्त डेटाबेस में एंटर होंगे, मार्क्स की वैल्यू, जब वो इस शर्त पर, इस कंडीशन पर पूरी उतरती होगी, यानी इस वैलिडेशन रूल पर पूरी उतरती होगी। अगर मार्क्स की वैल्यू
इस वैलिडेशन रूल पर पूरी नहीं उतरेगी, वो डेटाबेस में एंटर नहीं होगी और ये वाला मैसेज रॉन्ग मार्क्स प्लीज ट्राई अगेन ये जाहिर हो जाएगा। अब यहां से राइट साइड पर क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे, क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस डू यू वांट टू सेव चेंजेस, यस पर क्लिक कर दें। अब देखें ये रिजल्ट के नाम की एक टेबल बन गई। अब टेबल बनाने के फौरन बाद हर टेबल के लिए आपने फिर एक तो टेबल बनानी है, हर टेबल के लिए उसके लिए फिर एक फॉर्म भी बनाना है। अब फॉर्म कैसे बनाना है, पहले इस रिजल्ट की टेबल पर क्लिक करें और ये क्रिएट की टैब है, ये फॉर्म का आइकन है, इस पर क्लिक कर दें, फॉर्म, ये फॉर्म बन गया। यहां पर आप डबल क्लिक करके आप यहां पर लिख सकते हैं रिजल्ट फॉर्म। अब आपने इस फॉर्म को क्लोज करना है, यहाँ क्लोज के बटन से राइट साइड पर है क्लोज के बटन। डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू द डिजाइन ऑफ फॉर्म, यस। अब ये लिखा हुआ है फॉर्म का नेम आप रखें जी, रिजल्ट फॉर्म, फॉर्म का नाम नेम रख देते हैं रिजल्ट फॉर्म और ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब दो चीजें बन गई, एक रिजल्ट की टेबल बन गई, एक रिजल्ट का फॉर्म बन गया। तो आप एक से ज्यादा टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हर टेबल के लिए आपको अलग से फॉर्म बनाना पड़ता है, अलग से फॉर्म बनाना चाहिए। अब आपको मैं टेबल ओपन करके दिखाता हूँ। ये रिजल्ट की टेबल पर डबल क्लिक करें, यहां से देखें ये रोल नंबर का कॉलम है, स्टूडेंट नेम का कॉलम है, मार्क्स का कॉलम है, लेकिन इसमें डाटा भी मौजूद नहीं है। आप देखें ये डिफॉल्ट वैल्यू रोल नंबर की क्या आ रही है, 0, वो भी हमने सेट की थी यहाँ पर। और से मैं फिर दिखा देता हूँ डिजाइन व्यू में, रोल नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू देखें ये 0 सेट की थी यहाँ पर। इसी पर राइट क्लिक कर दें आप या इसको क्लोज कर दें, इस पर डबल क्लिक कर दें, ये आ गया। यहां से इसको हम क्लोज कर देंगे, भी डाटा नहीं है। अब आपने चलाना है फॉर्म को। असल में आपने डाटा फॉर्म के जरिए एंटर करना है। यहां पर एक बात गौर करनी है, आप, मैं ये कह रहा हूं कि फॉर्म के जरिए एंटर, यूजर की इंटरेक्शन किसके साथ होती है, ये फॉर्म पर डबल क्लिक किया, ये आ गया, ये फॉर्म है। तो आपने डाटा एंटर करना है फॉर्म पर, जैसे रोल नंबर 1 अली और मार्क्स हैं 600, लिखकर एंटर करेंगे। अब हमने डाटा किसके जरिए एंटर किया, फॉर्म के जरिए, लेकिन ये डाटा जाकर कहां स्टोर हो रहा है, टेबल में स्टोर होता है। तो याद रखें यूजर की इंटरेक्शन, यूजर का राब्ता, यूजर के सामने क्या होता है, फॉर्म होता है। इसी फॉर्म को आप फ्रंट एंड भी कहते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं। दोबारा से सुन लें, इसी फॉर्म को जिसके जरिए आप डाटा एंटर कर रहे होते हैं या डाटा व्यू भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं टेबल का डाटा, इसी फॉर्म को आप एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं और फ्रंट एंड भी कह सकते हैं। टेबल जो होती है वो डाटा एक्चुअली जाकर टेबल में स्टोर होता है, इस फॉर्म के पीछे। टेबल कभी भी फ्रंट एंड पर नहीं होती, वो बैक एंड पर रहकर काम कर रही होती है। तो असल डाटा टेबल में जाकर स्टोर होता है। अब यहाँ रोल नंबर 2 है, एंटर हम लिख देते हैं असद, एंटर मार्क्स लिख देते हैं 700, एंटर करेंगे, ये डाटा जो है वो जाकर किस में स्टोर हो जाएगा, टेबल में स्टोर हो जाएगा। अभी रोल नंबर के सामने मैं लिख देता हूं, रोल नंबर का वैलिडेशन रूल हमने लिखा था, एक कंडीशन इसके ऊपर लगाई थी कि रोल नंबर जो है वो 1 से 50 तक हो सकते हैं। मैं 55 रोल नंबर लिखकर एंटर करता हूं। अब देखें वो आ रहा है रॉन्ग रोल नंबर प्लीज ट्राई अगेन, यानी क्या है कि ये रोल नंबर की वैल्यू हमारे वैलिडेशन रूल पर या कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स पर या शर्त पर पूरा नहीं उतर रही। इस वजह से ये 55 कभी भी टेबल में या डेटाबेस में एंटर नहीं होगा, उसके बजाय ये मार्क्स, ये जो है वैलिडेशन टेक्स्ट, ये मैसेज जाहिर हो जाएगा। अब यहां पर आप रोल नंबर 3 एंटर करें, ये हो जाएगा क्योंकि ये शर्त पर पूरा उतर रहा है जो हमने वहां पर टेबल डिजाइन करते वक्त वैलिडेशन रूल के सामने जो कंडीशन लिखी थी, ये रोल नंबर उस पर पूरा उतर रहा है। अब यहां पर हम लिख देते हैं सईद, यहां पर लिख देते हैं 1200। अब जैसे ही मैं 1200 लिखकर एंटर करूंगा, अब देखें ये कह रहा है रॉन्ग मार्क्स। क्यों कह रहा है रॉन्ग मार्क्स प्लीज ट्राई, ये 1200 कभी भी जाकर टेबल में एंटर नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स के लिए जो वैलिडेशन रूल हमने यूज किया था, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1100, तो ये वाले मार्क्स जो हम एंटर करने जा रहे हैं, यानी ये यहां पर फिल्टर हो रहे हैं, यहां पर ये चेक हो रहे हैं कि क्या उस वैलिडेशन रूल पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। अगर ये मार्क्स की वैल्यू 1100 या उससे कम होती तो ये इसमें एंटर हो जाती, टेबल में एंटर हो जाती। अब वो चूंकि वैलिडेशन रूल पर पूरी नहीं उतर रही, इसलिए वो मैसेज शो कर रहा है और ये मार्क्स एंटर टेबल में जाकर स्टोर नहीं होंगे। आप यहां पर 1000 लिख दें, लिखकर एंटर करेंगे, ये जाकर स्टोर हो जाएंगे। जैसे ये फॉर्म को आप बंद करेंगे,
टेबल को डबल क्लिक करें, अब देखें ये डाटा टेबल में जाकर स्टोर हो रहा है। इस तरीके से आप एक दूसरी टेबल भी बना सकते हैं, फिर उस टेबल के लिए एक अलग से फॉर्म भी बना सकते हैं। तो याद रखना, ये जो टेबल होती है ये डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक्चुअली डाटा स्टोर टेबल में ही होता है, लेकिन डायरेक्ट टेबल में फॉर्म के जरिए आता है। तो फॉर्म फ्रंट एंड पर होता है, स्क्रीन पर सामने जाहिर होता है, यूजर के सामने स्क्रीन पर होता है। इसी फॉर्म को एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कह देते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है, इसको बुक से रीड करना है और कंप्यूटर पर ये प्रैक्टिकल 2-3 मरतबा परफॉर्म करना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि एक डेटाबेस या टेबल कैसे क्रिएट होती है। याद रखें, एक डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल भी क्रिएट हो सकते हैं। डेटाबेस एक ही होती है, उसमें एक से ज़्यादा टेबल को क्रिएट किया जा सकता है, और हर टेबल के अंदर डाटा एंटर करने के लिए हर टेबल के अलग-अलग फॉर्म भी बनाए जाते हैं। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।